अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का। हम चैप्टर जो 8 है वो आज हमने डिस्कस करना है और उसकी हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है और स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो हमने डिस्कस करना है। तो इसके बाद जो है वो लॉ ऑफ मास सेक्शन जो हमारा मेन लेक्चर है वो हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2 के अंदर। तो पहले हम रिवर्सिबल इरिवर्सिबल को देखते हैं। तो ये रिएक्शन जो है हमने पीछे भी पढ़ रखे हैं। आपने 10th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ी होगी और उसके अंदर आपने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन भी पढ़े होंगे और स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। आगे जो हमारे पास टॉपिक आएगा लॉ ऑफ मास सेक्शन वो भी आपने पढ़ रखा है, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा उस चीज़ को एक्सटेंड करके लेके चलेंगे क्योंकि एफएससी के अंदर थोड़ा सा एडवांस हम टॉपिक को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल से पहले हम दो और बेसिक डेफिनेशंस जो हैं वो आपको पता होगी। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है उनको हम देख लेते हैं। क्या चीज़? फॉरवर्ड रिएक्शंस, ठीक है जी। और दूसरा कौन सा होता है? रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शंस। अब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शंस का आपको पहले भी पता होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन का नाम से क्या जाहिर होता है कि आगे की सिमत में जो रिएक्शन जाता है, ठीक है जी। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जो आगे की सिमत में जाता है उसे हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। और रिवर्स रिएक्शन का लफ्जी मतलब क्या होगा? जो पीछे की सिमत में जाता है। अमूमी तौर पर ऐसे होता है कि जब रिएक्टेंट्स जो है वो मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं? प्रोडक्ट्स बना देते हैं। क्लियर है? अगर रिएक्टेंट्स जो है वो मिलकर क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो इस रिएक्शन को हम कौन सा रिएक्शन कहते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट जो है वो वापस क्या बना रहे हैं? रिएक्टेंट्स बना रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हो जाएगी बात? अमूमी तौर पर जो रिएक्टेंट्स जो है वो क्या बनाते हैं? जब प्रोडक्ट्स बनाते हैं उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। और जिसमें प्रोडक्ट्स जो है वो वापस क्या बना रहे हैं? रिएक्टेंट्स बना रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। तो इन्हीं रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन, खास तौर पे जो रिवर्स रिएक्शन है उस बेस पर हम क्या बनाएंगे? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस की डेफिनेशन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी बुक के अंदर डेफिनेशन वगैरह नहीं लिख रखी, तो आपने जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए ये समझनी है कि फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। साथ में एग्जांपल जो है वो हम हल करेंगे और उनसे हम समझने की भी कोशिश करेंगे। तो अगर हम इसकी वर्ड की ब्रेकिंग करें रिवर्सिबल की, तो पहला वर्ड जो है वो निकलेगा यहाँ से रिवर्स और इबल से निकलेगा एबल, ठीक है जी। तो ऐसा रिएक्शन जो रिवर्स, एबल का मतलब होता है काबिल होना, तो ऐसा रिएक्शन जो रिवर्स होने के काबिल होता है उसे हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और ऐसा रिएक्शन, अब यहां से हम वर्ड की ब्रेकिंग करेंगे तो रिवर्स यहां से निकल जाएगा, ठीक है जी। पहला पॉइंट क्या निकलेगा? रिवर्स, और इबल से एबल निकलेगा, और इर का अब यहां से क्या निकलेगा? नॉट निकलेगा। तो ऐसा रिएक्शन जो कि रिवर्स होने के काबिल होता है, तो मतलब प्रोडक्ट्स जो है वो वापस क्या बना रहे होंगे? रिएक्टेंट्स बना रहे होंगे। अभी मैंने कहा है कि रिवर्स कौन सा होता है? जिसमें प्रोडक्ट जो है वो वापस क्या बनाते हैं? रिएक्टेंट्स बनाते हैं। क्लियर है? तो ऐसा रिएक्शन जो रिवर्स होने के काबिल हो, ठीक है जी, मतलब प्रोडक्ट्स जो है वो दोबारा रिएक्टेंट बना सकते हैं, तो ऐसे रिएक्शन जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और ऐसा रिएक्शन जिसमें जो रिएक्शन है वो रिवर्स होने के काबिल ना हो, मतलब प्रोडक्ट्स जो है वो दोबारा रिएक्टेंट्स ना बना पाए, तो ऐसे रिएक्शन जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अब जो हमने एफएससी के अंदर मैट्रिक के अंदर जो पढ़ रखा है वो यही पढ़ रखा है कॉन्सेप्ट के रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल ये होते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम एडवांस चलेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर होता क्या है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन बेसिकली जब हो रहा होता है, तो अब इरिवर्सिबल का मतलब क्या है कि सिर्फ फॉरवर्ड में होगा, रिवर्स में नहीं होगा, ऐसे ही होता है ना। तो हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब पहली एग्जांपल जो है वो हमारे पास क्या है कि जब सोडियम जो है वो मेटल, उसको हम रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ। किसके साथ? वाटर के साथ। तो जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बन जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन जाती है। तो यहाँ पर जब इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं, यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं और यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं।
क्लियर है, तो इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब यहां पर जो है जब सोडियम मेटल को किसके अंदर डालते हैं, पानी के अंदर, वाटर के अंदर डालते हैं, तो बहुत तेजी से क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बन जाता है। क्लियर है, तो जब सोडियम मेटल को वाटर के अंदर डाल रहे हैं तो ये रिएक्शन अब सिंगल एरो शो किया है, तो मतलब ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अब जरूरी नहीं है कि ये जो रिवर्स में नहीं जा सकता। अब हो सकता है कि अगर यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, करोड़ों अरबों तादाद में ये जो मॉलिक्यूल्स बन रहे होंगे, ऐसे ही है। और इसकी मेन वजह क्या है इरिवर्सिबल होने की, क्योंकि ये गैस है। ठीक है जी, गैस है तो ये ऊपर उड़ जाएगी और ये पीछे बच जाएगा, तो इसके साथ ये रिएक्ट करने के लिए नहीं होगी, मतलब हाइड्रोजन नहीं होगी। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो ये वापस रिएक्शन नहीं जा सकेगा। बाज़ औक़ात एक दो मॉलिक्यूल, करोड़ों के अंदर से कोई एक दो मॉलिक्यूल जो है वो रह जाएंगे और वो इसके साथ रिएक्ट करके और वापस ये बना सकती है। ठीक है जी, तो एक दो रिएक्शन अगर फॉर एग्जांपल एक दो मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन के सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके और वापस बना रही है, ठीक है जी, तो उस केस में हम उसको रिवर्स रिएक्शन नहीं कहेंगे। बात को समझना है कि करोड़ों मॉलिक्यूल जो है वो फॉरवर्ड में चल रहे हैं, फॉरवर्ड में यहां पर बन रहे हैं, और एक दो मॉलिक्यूल रिवर्स के केस में चल रहे हैं, तो उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। अगर थोड़ी बहुत मिकदार जो है प्रोडक्ट की वापस क्या बना रही है, रिएक्टेंट बना रही है, तो उसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, नजरअंदाज कर देंगे। क्लियर है, तो जिसकी वजह से हम इसको क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन ही कहेंगे। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक और हम एग्जांपल देखते हैं जिसकी मदद से हम एक्सप्लेन मजीद करेंगे। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। अब यहाँ पर इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और दो वाटर के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अब होता क्या है कि रूम टेम्परेचर पर जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो वाटर बनता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब होता क्या है, मतलब अगर रूम टेम्परेचर लेंगे तो ये जो वाटर है ये वापस डिकम्पोज नहीं होता। ये वाटर जो है वो डिकम्पोज क्यों नहीं होता, तो अगर हम देखें तो इसका जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ठीक है जी, ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ क्या बना रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। अब इस कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए है। ठीक है जी, इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए जो कि रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल नहीं है। अगर रूम टेम्परेचर पर जो एनर्जी है वो अवेलेबल नहीं है तो ये वापस डिकम्पोज नहीं हो सकता रूम टेम्परेचर पर। क्लियर है, तो अगर हम क्या करें, रूम टेम्परेचर ना रखें बल्कि टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा कर देते हैं। लेट से हम टेम्परेचर कर देते हैं 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना कर देते हैं, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं, तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड है इनको तोड़ सकेंगे। तो अगर तोड़ देते हैं तो ये डिकम्पोज होके क्या बना सकता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना सकते हैं। तो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिवर्स रिएक्शन हो रहा है, तो फिर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जो रिएक्शन होगा इसको रिवर्सिबल कह सकते हैं क्योंकि रिवर्स के अंदर जा रहा है। क्लियर है, लेकिन अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करेंगे तो ये रिएक्शन इरिवर्सिबल होगा क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं हो सकता रूम टेम्परेचर पर। ये 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिकम्पोज हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर रूम टेम्परेचर की बात करेंगे तो ये डिकम्पोज नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। बात समझ में आ गई है कि रूम टेम्परेचर पर ये इरिवर्सिबल है, और अगर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करेंगे तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकता है। ठीक है जी, अब ऐसा नहीं है कि रूम टेम्परेचर पर कोई एक दो मॉलिक्यूल भी वापस नहीं जा रहे, शायद दो तीन मॉलिक्यूल जो है वो वापस जा रहे होंगे, लेकिन मैंने आपको पहले भी इस एग्जांपल में भी बताया कि जितने मॉलिक्यूल आगे बन रहे होते हैं करोड़ों अरबों की तादाद में, वो पीछे अगर एक दो मॉलिक्यूल जा भी रहे हैं तो उनको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, उनको नोटिसेबल नहीं होते, मतलब उनको नज़रअंदाज कर देते हैं सिंपल वर्ड में। क्लियर है, तो ये थी हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल्स। तो आपने पीछे जो पढ़ा हुआ है 10th के अंदर वो यही पढ़ा हुआ है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट मजीद ऐड हो गया है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो होते फॉरवर्ड ही डायरेक्शन में है, लेकिन रिवर्स के अंदर थोड़े बहुत हो सकते हैं और उसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है जी, फिर उसके बाद आ जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, उसकी मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। नाइट्रोजन
और हाइड्रोजन जो है वो मिलकर क्या बना देते हैं, अमोनिया बना देते हैं। ठीक है जी, और इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो ये आ गया है। अब एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो है वो क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। साथ में जो कंडीशन है वो आपने याद रखनी है, तो एज सच कोई कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं है, तो ये बस एज सच जो है वो कंडीशन आपने याद रखनी है। बाकी कंडीशन जो है वो कैसे यूज़ करते हैं वो हम इसी चैप्टर के अगले जो टॉपिक है, जैसे हैबर प्रोसेस है जिससे हम अमोनिया को प्रिपेयर करते हैं, तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर कितना रखते हैं, प्रेशर कितना रखते हैं, कैटलिस्ट कौन सा ऐड करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो अभी फिलहाल के लिए हमारे पास अगर डबल एरो है तो मतलब कौन सा रिएक्शन होगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। सिंगल एरो वाला होता है तो इरिवर्सिबल, और जो डबल एरो वाला होता है उसमें हम क्या कहते हैं कि फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों केसेस हो रहे हैं, तो मतलब ये कौन सा होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। अब यहाँ पर जो है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जो है, केमिकल इक्विलिब्रियम, उसको भी साथ साथ लेके चलते हैं ताकि वो भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर होता क्या है बेसिकली, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पर 100 जो है, अब जब रिएक्शन स्टार्ट होना है तो प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं बने होंगे, ऐसे ही है ना। अभी रिएक्शन के अंदर हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन डाला ही है बेकर के अंदर, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक बीकर है, ठीक है जी, और इसके अंदर हमने क्या डालना है, रिएक्टेंट का जो मिक्सचर है वो डालना है, क्लियर है। अब यहाँ पर हमने क्या डालना है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है डालना है, जो कि आपस में रिएक्ट करेगा और फिर क्या बनाएगा, अमोनिया बनाएगा, ठीक है जी। अभी हमने क्या किया है, सिर्फ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन डाला है, अभी अमोनिया नहीं बना, तो ये क्या होगा, फिर 100% होगा, ऐसे ही है। और अमोनिया जो है शुरू में क्या होगा, ये 0% होगा, मतलब अभी कुछ भी नहीं बना। तो जैसे जैसे अब रिएक्शन कैरी आउट होगा, जैसे जैसे रिएक्शन आगे चलेगा तो क्या होगा कि इसकी मिकदार जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ 90 कह देता हूँ, ठीक है जी, फिर 80 कह देता हूँ, फिर 70% कह देता हूँ कि इसकी मिकदार जो है, रिएक्टेंट की मिकदार कम हो रही होगी और प्रोडक्ट की मिकदार जो है बढ़ रही होगी। तो 10% हो गई है, फिर 20% हो गई है, और फिर आगे मैं कह देता हूँ कि 30% हो गई है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स है उसकी परसेंटेज जो कंपोजिशन है वो कम हो रही है और प्रोडक्ट की कंपोजिशन जो है वो बढ़ रही है, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार भी बता सकते हैं कि किसकी कहाँ पर ज़्यादा होगी। तो जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ है तो रिएक्टेंट्स की मिकदार क्या है, ज़्यादा है, और प्रोडक्ट की मिकदार ना होने के बराबर है। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट्स है, और दूसरी जो चीज़ होगी वो अमोनिया है, क्लियर है। अब यहाँ पर अमोनिया तो है ही नहीं, 0% है, और ये 100% है। अब मुझे ये बताना कि कौन सी चीज़ का रेट ज़्यादा होगा, कौन सी चीज़ जो है वो आपस में ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 100% है, 100% का मतलब इनके मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। अगर इसके मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो ये आपस में ज़्यादा रिएक्ट करेंगे, जब ज़्यादा रिएक्ट करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब ये मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके और आगे क्या बना रहे होगे, अमोनिया बना रहे होगे, क्लियर हो जाएगी बात। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रफ्तार है वो ज़्यादा होगी जब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और अगर मैं बात करता हूं कि आगे 90% हो गया, ये कितना हो गया है, अभी कितना था 100%, आगे क्या हो गया है 90% हो गया है, यही दोनों चीज़ें, ठीक है जी। अब मुझे बताओ कि रफ्तार क्या होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी। पहले 100 मॉलिक्यूल्स थे तो 100 मॉलिक्यूल्स ज़्यादा टकराएंगे तो ज़्यादा आगे प्रोडक्ट बनने थे, लेकिन अब कितने रह गए, 90 मॉलिक्यूल्स। अगर 90 मॉलिक्यूल रह गए हैं तो कम टकराएंगे, मतलब 100 के मुकाबले में तो कम टकराएंगे, जिसकी वजह से आगे जो प्रोडक्ट है वो कम बनेंगे। अगर आगे प्रोडक्ट कम बन रहे हैं तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो रफ्तार है वो कम हो गई है, ठीक है जी। तो मतलब जैसे जैसे हम आगे रिएक्शन कैरी आउट हो रहा है तो रिएक्टेंट्स की मिकदार कम हो रही है, और जिसकी वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार क्या हो रही है, कम हो रही है, क्लियर हो जाएगी बात। जैसे जैसे हम रिएक्शन को कैरी आउट करवा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट्स की मिकदार कम होती जा रही है, और जिसकी वजह से फॉरवर्ड की जो रफ्तार है वो भी कम हो रही है। क्यों कम हो रही है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स कम हो गए ना, तो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराना कम हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट बनना कम हो जाएगा। और जैसे जैसे हम रिएक्शन कैरी आउट करवा रहे हैं तो प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ रही है। अगर प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ रही है तो इनका आपस में टकराना ज़्यादा होगा, जब आपस में टकराना ज़्यादा होगा तो रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी बात। तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो क्या होता है,
जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं, ये आपने 10वीं के अंदर भी कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं। तो जैसे जैसे आप रिएक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन, रिएक्टेंट्स की मिकदार कम हो रही है, जिसकी वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार कम होगी, और प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ रही है, जिसकी वजह से रिवर्स की जो रफ्तार है वो बढ़ेगी। क्लियर हो जाएगी बात। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें फॉरवर्ड की कम होते होते और रिवर्स की बढ़ते बढ़ते जो है वो क्या हो जाएगी, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। तो उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और उस इक्विलिब्रियम की स्टेज पर क्या होता है कि फॉरवर्ड और रिवर्स की रफ्तार बराबर हो जाती है। फॉरवर्ड और रिवर्स की रफ्तार अगर बराबर होगी, फॉर एग्जांपल ये 5 आगे जा रहे हैं तो 5 क्या हो रहे होंगे, पीछे आ रहे होंगे। अब 5 अगर आगे जा रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 65, और ये कितना हो जाएगा 35, और 5 वापस पीछे आ रहे होंगे क्योंकि रफ्तार बराबर है ना। तो 5 अगर आगे जा रही है तो 5 ही पीछे आएंगे। तो अगर 5 वापस पीछे आ रहे हैं तो ये अगर जब वापस जाएंगे 30, 5 यहाँ से निकल गए, और यहाँ पर जब ऐड होंगे तो 70, तो यहाँ पर 70 और यहाँ पर 30। ठीक है जी। तो अब ये चक्कर चलता रहेगा कि 5 आगे जा रहे हैं तो 5 पीछे आ रहे हैं, 10 आगे जा रहे हैं तो 10 पीछे जा रहे हैं। तो रफ्तार क्योंकि बराबर है ना, तो मॉलिक्यूल्स जो है वो इक्वल आ रहे होंगे और इक्वल जा रहे होंगे। तो जब हम इसको देखेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अब नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और अमोनिया है, इसकी बात कर लेता हूं, मतलब इनकी बात नहीं करता। तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया, मैं कहता हूं ये है 7, ये है 5 और ये है 10। ठीक है जी। और कुछ देर बाद मैं देखता हूं कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया 7 है, 5 है और 10 है। कुछ देर बाद भी हुआ क्या है कि जब आगे अमोनिया और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे होंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे होंगे, अमोनिया बना रहे होंगे। तो अमोनिया वापस डिकम्पोज होकर क्या बना रहे होंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना रहा होगा। और रफ्तार क्या है, बराबर है। रफ्तार अगर बराबर है तो मिकदार में तब्दीली नहीं आएगी, तो मिकदार में तब्दीली नहीं आ रही तो हमें ऐसा लगेगा कि रिएक्शन जो है वो रुक चुका है। क्या हो चुका है, रिएक्शन रुक चुका है। लेकिन रिएक्शन रुकता नहीं है, बल्कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की जो रफ्तार है वो बराबर हो जाती है। तो अगर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार बराबर हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। क्लियर है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं उसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की मिकदार होती है किसी भी लम्हे। ठीक है जी। और एक लम्हा ऐसा आता है जिसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम वाली स्टेट, जिसके अंदर जो रिएक्टेंट्स की मिकदार और प्रोडक्ट्स की मिकदार क्या रहती है, फिर कांस्टेंट रहती है। चाहे हम जितना मर्जी रिएक्शन को आगे कैरी आउट करवाते जाएं, लेकिन क्या होगा कि उसकी मिकदार जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है। तो ये वाला हो जाएगा। फिर उसके बाद स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर एक छोटा सा जो ग्राफ बना रखा है वो हम देख लेते हैं। तो यहां पर जो है हमारे पास जो y एक्सिस पर ले रखा है वो कंसंट्रेशन ले रखी है, और x एक्सिस पर टाइम को ले रखा है कि टाइम के साथ कंसंट्रेशन पे क्या असर पड़ेगा। हमारे पास दो ही चीज़ होती हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं। अब रिएक्टेंट कहाँ लेने हैं और प्रोडक्ट कहाँ लेने हैं, तो मैंने आपको कहा था कि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो जो रिएक्टेंट है वो 100% होते हैं और प्रोडक्ट जो है वो अभी बने ही नहीं है। तो प्रोडक्ट अगर नहीं बने तो यहाँ पर 0 पर क्या चीज़ होगी, डेफिनेटली क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। 0 पर क्या होगा, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जो है वो बनना स्टार्ट हो गए और फिर ये स्ट्रेट लाइन आ जाती है, और रिएक्टेंट जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे और फिर ये क्या आ जाती है, स्ट्रेट लाइन आ जाती है। ये वाली लाइन कौन सी होगी, प्रोडक्ट की, क्योंकि 0 से स्टार्ट है ना। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट हमेशा कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 से, मतलब शुरू से बनना स्टार्ट होंगे। ठीक है जी। तो ये क्या आगे है, प्रोडक्ट्स, और ये क्या आ जाएंगे, रिएक्टेंट्स। क्लियर है जी। तो इसके अंदर एक छोटा सा जो कंसेप्ट है वो हम देख लेते हैं। अब यहां पर जो है वो लाइन जो है वो जल्दी डिक्रीज या इंक्रीज हो रही है। अब प्रोडक्ट की बात करें तो जल्दी लाइन इंक्रीज हो रही है, और यहां पर अगर रिएक्टेंट की बात करें तो जल्दी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जल्दी इंक्रीज या डिक्रीज क्यों हो रही है, तो हमने पढ़ा है लॉ ऑफ मास एक्शन, अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे भी सही। तो उसके अंदर हमने पढ़ा था, आपने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा है कि अगर रिएक्टेंट्स की मिकदार ज्यादा होगी तो रफ्तार क्या होगी, ज्यादा होगी। अभी मैंने यहां पर भी आपको बताया था कि अगर 100% मॉलिक्यूल्स है
तो ज्यादा टकराएंगे और ज्यादा रफ्तार होगी। अगर ज्यादा रफ्तार है तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, ठीक है जी। अगर प्रोडक्ट ज्यादा बन रहे हैं तो जल्दी लाइन बढ़ेगी। अगर प्रोडक्ट ज्यादा बन रहे हैं तो रिएक्टेंट भी ज्यादा कम होंगे ना। अब प्रोडक्ट बन किस चीज से रहे? डेफिनेटली रिएक्टेंट से। तो अगर प्रोडक्ट ज्यादा बन रहे होंगे तो रिएक्टेंट भी ज्यादा ही क्या हो रहे होंगे? कम हो रहे होंगे। अगर प्रोडक्ट ज्यादा बन रहे हैं तो रिएक्टेंट भी क्या होंगे? ज्यादा कम होंगे, जिसकी वजह से ये जो लाइन है शुरू में क्या होती है? तेज होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है और फिर इक्विलिब्रियम पर क्या होता है? दोनों की मिकदार जो है वो बराबर हो जाती है, फिर आगे कोई तब्दीली उसके अंदर नहीं आती। क्लियर हो जाएगी बात। और ये पॉइंट भी आप अपने जहन में रखना कि जो इक्विलिब्रियम होता है उस पर जो कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो बराबर नहीं होती कि 50-50% है। वो कहीं पर भी हो सकता है कि अब मैंने किस पर बनाया है? 70-30 पर बना दिया है। इक्विलिब्रियम की जो मेन शर्त है वो ये है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार बराबर हो। क्लियर हो रही है बात। इक्विलिब्रियम की जो मेन शर्त है वो ये है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार बराबर हो, ना कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मिकदार बराबर हो। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मिकदार कितनी भी हो सकती है, लेकिन अगर रफ्तार बराबर होगी है तो वो इक्विलिब्रियम होगा। चाहे 10 और 90 हो, चाहे यहां पर 20 और 80 हो, या यहां पर 80 हो और यहां पर 20 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जस्ट ये देखना है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार, आगे 5 जा रहे हैं तो पीछे भी 5 आने चाहिए, तब इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये था हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, और साथ में हमने देखा है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में देखेंगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन किसने पेश किया, फिर उसकी डेफिनेशन और उसकी कैलकुलेशंस वगैरह के बारे में देखेंगे, और लास्ट में हमने उसका केस फाइंड आउट करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।